अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू पाकिस्तान अदबी फोरम। मंटो के 100 अफसाने, इस सिलसिले में आज हम आपको मंटो का जो अफसाना पेश कर रहे हैं उसका उन्वान है जेंटलमैनों का ब्रश। तो आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का अफसाना जेंटलमैनों का ब्रश। ये गालिबन आज से 20 बरस पीछे की बात है। मेरी उम्र यही कोई 20-22 बरस के करीब होगी, या शायद इससे 2 बरस कम, क्योंकि तारीखों और सन्नों के मामले में मेरा हाफजा बिल्कुल सिफर है। मेरी दोस्ती का हल्का उन नौजवानों पर मुश्तमिल था जो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े थे। हफीज़ पेंटर की दुकान में, जो बिजली वाले चौक से बाएं हाथ बाजार के पास ही वाक़ई थी, हम सब बैठते और घंटों गपबाजी होती रहती। मैं पढ़ाई वढ़ाई करीब करीब छोड़ चुका था। इसी तरह मुबारक अपनी मुलाजमत पर लात मारकर अमृतसर वापस चला आया था। वो किसी रियासत में मुलाजिम था। हफीज़ पेंटर की अपनी बाप से खच हो गई थी, इसलिए उसने अलहदा एक बड़ी दुकान, जिसमें कुछ अरसा पहले एक कम्युनिस्ट सिख की दुकान थी जो ग्रामोफोन डीलर था, खैर दीन की मस्जिद से मुल्हिका दुकान हाल बाज़ार में थी, मगर अच्छे मौके पर थी। यानी ऐन हाल बाज़ार के वस्त में और मस्जिद के ज़ेर साया खराबात मुरवजा असूलों के मुताबिक होनी ही चाहिए, इसलिए वो उसे बहुत पसंद आ गई थी। उधर अजान होती तो इधर रिकॉर्ड बजते, लेकिन कोई दंगा फसाद इस बात पर वहाँ कभी ना हुआ। अलबत्ता छोटी छोटी बातों पर सैकड़ों खून होते रहते। अमरों परस्ती पर, रंडीबाजी पर, गंडों की दो मुखालिफ पार्टियों पर, ऐसे मुस्लिम मुस्लिम और मुस्लिम हिंदू फसादात आम थे जो एक दो दिन अपनी दाग बिठाकर जाग के मानद गायब हो जाते। गर्मी की पीली पीली बिड़ों के मानद जो अपने इर्द गिर्द जाला तन लेती हैं और बज़ाहिर बिल्कुल मुर्दा हो जाती हैं, लेकिन मालूम नहीं फिर मुआफ़िक मौसम आने पर ज़िंदा हो जाती हैं और बेकसूर आदमियों को काटने के शक्ल में मसरूफ़ हो जाती हैं। अमृतसर एक अजीबो गरीब शहर है। यहाँ हर एक किस्म की शय उस ज़माने से पाई जाती है, बंगलों की लड़ाई से लेकर गवर्नमेंट से पंजा कशी करने तक। लोग भी बांध बांध के थे। लाले जो अपनी बजाजी की दुकानों पर पादते रहते, और कुछ ऐसे मनचले भी थे जो छोटे छोटे पटाखे बनाकर चलाते थे कि लोगों के दिल एक लहजा के लिए दहल जाते। दहशत पसंद भी थे और अमन पसंद भी, नमाजी और परहेजगार भी थे और अव्वल दर्जे के उबाश और गुनाहगार भी। मस्जिदें थीं और मंदिर भी, उनमें गुनाह के काम भी होते थे और सवाब के भी। गर्ज ये है कि इंसानी ज़िंदगी के ये सब दायरे साथ साथ मतवातर बहा करते थे। कई सियासी तहरीकें हुई, कई गंडों का आपस में कुछ तो खून हुआ, मुसलमानों और कादियानों में कई मुबाहले हुए जिनमें बड़े जफादरी उलमा कराम ने हिस्सा लिया। कहत पड़े, वबाएँ आईं, जलियांवाला का तारीखी हादसा हुआ, हज़ारों इंसान जिनमें मुसलमान सिख हिंदू सब शामिल थे मौत के घाट उतारे गए, लेकिन अमृतसर जूं का तू रहा। हफीज़ पेंटर की दुकान पर यूं तो दुनिया भर के सियासी मजलिसी और मुआशी मसाइल पर तबादला ख्यालात और बहस होती रहती, मगर बड़े खादम अंदाज में। असल में वो सब के सब आर्टिस्ट थे, गोनीम रस। इनको दरअसल मौसीकी से शगफ था। कोई तबले की जोड़ी उठा लेता, कोई सतार, कोई सारंगी और कोई तानपुरा हाथ में लेकर मियाँ की टोडी, मालकौन या बाघेरी का अलाप शुरू कर देता। यहाँ भांग भी घोटी जाती, चर्स भरे सिगरेट भी पिए जाते, शराब के दौर अक्सर चलते, इसलिए कि दिन इतना बड़ा बेबाक नहीं था। 8.5 रुपए में एक पूरी बोतल बढ़िया से बढ़िया स्कॉच विस्की की आ जाती थी। हफीज़ शाम को अपनी दुकान के भारी भरकम किवाड़ बंद कर देता और हम चटाइयों पर बैठकर इस मशरूफ से आहिस्ता आहिस्ता लुत्फ़अंदोज़ होते। फिर आधी रात को जब आसपास की सारी दुकानें बंद होती, हम मौसीकी का दौर शुरू कर देते। यहाँ करीब करीब सब गवैये बड़े और छोटे फ़न का मुजाहरा कर चुके थे, इसलिए कि जिंदा दिल नौजवानों की महफिल थी। फकड़बाजी भी होती तो कोई बुरा न मानता था। एक दिन मैं सुबह 10 बजे के करीब हफीज़ पेंटर की दुकान के सामने से गुजर रहा था, इसलिए कि मुझे ज़रा आगे चलकर एक केमिस्ट की दुकान से अपने कान के लिए दवा लेनी थी कि हफीज़ ने ब्रश कान में उड़स कर मुझे बाआवाज़ बुलंद पुकारा और उसी कान में अड़े हुए ब्रश को निकाल कर उससे मुझे इशारा किया, जिसका ये मतलब था कि मैं उसकी बात सुनता जाऊं।
मैं उसकी दुकान के थड़े के पास खड़ा हो गया और उससे पूछा, क्या बात है हफीज़ साहब? हफीज़ ने ब्रश फिर कान में उड़स लिया और जवाब दिया, बात यह है मेरी जान कि आज तो कल का गाना होगा, इसके साथ मच्छर खान और बस्से खान भी होंगे। वो मामला भी होगा। 6 बजे से पहले पहले ही आ जाना। मैंने तमाम दोस्तों को इतला दे दी है। तो कल को मैंने सुना तो नहीं, लेकिन नए ख्याल के लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। नौजवान है, कहते हैं कि खान साहब के आशिक के मानक बेडार गाता है और हक अदा करता है। मैं बहुत खुश हुआ। आऊँगा और ज़रूर आऊँगा। मगर ये मच्छर खान क्या बला है? क्या तुम इसे किसी मच्छरदानी के अंदर बिठाओगे? हफीज़ पेंटर खिलखिला कर हंसा। अरे नहीं यार, उसकी आदत है कि जब कोई तान लेता है और वापस सिम पर आता है और बड़े ज़ोर से अपनी रानों पर दो हत्थड़ मारता है, इसलिए उसका नाम मच्छर खान पड़ गया है। जैसे वो गा नहीं रहा, बल्कि अपने बदन पर काटने वाले मच्छर मार रहा है। मैंने उससे कहा, चलो उसका तमाशा भी देख लेंगे। पर अगर उसने आज रात कोई मच्छर ना मारा, तो ये तय है कि तुम्हारे आर्ट स्टूडियो से वो जिंदा बाहर नहीं निकलेगा। हफीज़ खिलखिला कर हंसा। कान में से उड़सा हुआ ब्रश निकला और साइन बोर्ड पेंट करने लगा। जाओ यार जाओ, मेरा वक्त हर्ज कर रहे हो। मुझे ये काम वक्त पर मुकम्मल करना है। मैं वहाँ से चला गया। केमिस्ट की दुकान से दवाई ली। बाहर निकला तो शेख साहब, जो वहाँ के बहुत बड़े रईस थे, उनसे दो आदमी दुकान के पास खड़े बातें कर रहे थे। मैंने शेख साहब को सलाम किया। उन्होंने, जैसा कि उनकी आदत थी, छड़ी बिजली के खंभे के साथ मारी। जब आवाज़ पैदा हुई तो उनका इत्मीनान हो गया कि वो मुझसे मुखातब हुए। कहो भाई सादत, क्या हाल है? मैंने अर्ज़ की, जनाब की दुआ से सब ठीक है। जिन दो आदमियों से शेख साहब बातें कर रहे थे वो सियाफाम थे, लेकिन अचकन का रंग उनके रंग से कहीं ज़्यादा काला। दुबला पतला, लेकिन चेहरे के नक्श तीखे। शेख साहब चलने लगे तो इस आबनूसी गोश्त पोस्ट के टुकड़े ने तेज़ी से बढ़कर शेख साहब के कोट की पीठ झाड़नी शुरू की। बड़ी नफासत से शेख साहब ने गरमा कर उससे पूछा, क्या बात थी? उस आबनूसी आदमी ने बड़ी पतली आवाज़ में जवाब दिया, चंद बाल थे और थोड़ी सी गर्द। शेख साहब ने उसका शुक्रिया अदा किया और कहा, अच्छा तुम कल सुबह घर पे आना। और वो फिर बिजली के खंभे को अपनी छड़ी से बजाते हुए गालबन कंपनी बाग की तरफ निकल गए। एक दिन मैंने फिर उसे देखा। अपने कटड़े के बाजार में वो दो लालों की मसाहबी में मसरूफ़ था। उसने साफ सुथरे कोटों पर से कई मरतबा गैर मरई चीज़ें जुदा की। उस दिन भी वो अपनी काली अचकन पहने था। हालांकि काले कपड़े पर गर्दो गुबार फौरन नुमाया होता है, मगर मैंने गौर से देखा कि उस पर ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी। मेरा ख्याल है वो जेंटलमैनों के ब्रश के अलावा अपना ब्रश खुद भी था। मुझे रास्ते में एक दोस्त मिल गया। मैंने उससे पूछा, ये आबनूसी आदमी कौन है? उसने हैरत से पूछा, कौन सा आबनूसी आदमी? बनमानस सुने थे, मगर आबनूसी कहाँ से तुमने गढ़ लिया? मैंने उससे ज़रा तेज़ लहजे में कहा, अरे ये आदमी जो हमारे आगे आगे जा रहा है, चोगो धो परले दर्जे के। क्या इतना भी नहीं जानते कि आबनूस एक लकड़ी होती है? तो क्या ये लकड़ी है जो चल फिर रही? अबे नहीं, आबनूस का रंग काला होता है, चूंकि उसने काली अचकन पहनी है, और रंग भी उसका खुदा के फजल करम से खासा काला है। तो मैंने उसे आबनूसी आदमी कह दिया। मेरा दोस्त हंसा, अरे तुम उसे नहीं जानते? इसका नाम जेंटलमैनों का ब्रश है। इतना तो मैं जानता हूँ। तो इससे ज़्यादा तुम और क्या जानना चाहते हो? मैंने चिढ़ कर कहा, यही कि इसका मोहल्ले में वकू क्या है, इसका पेशा क्या है। मेरा दोस्त मुस्कुराया, ये ज़ात का रबाबी है जो दरबार साहब में चौकी करते हैं, मगर ये वहाँ नहीं जाता। क्यों? बस उसको अमीरों की सोबत हासिल है, उनमें ही उठता बैठता है और उनके कोटों पर ब्रश करता रहता है। मैंने उससे पूछा, खाता पीता कहाँ से है? जवाब मिला, जिनकी मुसाहबकारी करता है उसके अलावा गाता बहुत अच्छा है। मैंने पूछा, तुमने कभी सुना है उसको? नहीं, अलबत्ता तारीफ बहुत सुनी है। हम बातों में मशगूल पीछे रह गए और वो जेंटलमैनों का आबरूसी ब्रश इन दो लालों के कोट झाड़ता बहुत दूर निकल गई। थोड़ी देर के बाद मेरा दोस्त भी मुझसे जुदा हो गया। उसको कोई ज़रूरी काम था, वरना मैं उस शख्स के मुतल्लिक कुछ और मालूमात हासिल करता। इत्तेफाक से मुझे अपने बहनोई, जो अमृतसर के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे और खुदा मालूम क्या क्या थे,
के साथ एक तकरीब पर जाना पड़ा। अब मुझे अच्छी तरह याद नहीं कि वो तकरीब थी जो नए डिप्टी कमिश्नर के तकर्रर के सिलसिले में थी। वो शख्स वही काली अचकन पहने मुअज़्ज़ज़ और रईस लोगों के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था। उसने बिला मुबालगा आधे घंटे के अंदर अंदर चुन चुन कर कई रऊसा के कोट साफ किए। अपनी पतली पतली उंगलियों से किसी के कॉलर पर से उसने बाल उठाए, किसी के कोट की पीठ पर से। बाज़ों के कोटों को जब उसकी समझ में ना आया वो गर्द अपने रुमाल से झाड़ दी और हर एक से शुक्रिया वसूल किया। बड़ी जुर्रत से काम लेकर वो डिप्टी कमिश्नर बहादुर के पास भी जा पहुंचा और उसकी पतलून साफ कर दी। वो अंग्रेज़ था। उसने जेंटलमैनों के ब्रश का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। इसके बाद एक रात जबकि हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और हफीज़ पेंटर की दुकान में हम माशूक अली फोटोग्राफर से उसका गाना सुनकर महजूज हो रहे थे और साथ साथ विस्की भी पी रहे थे, तो अचानक दुकान का फाटक नुमा दरवाज़ा खुला और जेंटलमैनों का ब्रश नमूदार हुआ। उसने हमसे मुखातब होकर कहा, मैं इधर से गुजर रहा था कि गाने की आवाज़ सुनाई दी। माशाअल्लाह, बड़ी सुरीली थी। है तो ये तहजीब के ख़िलाफ़ कि मैं बिन बुलाए चला आया। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या थोड़ी देर के लिए आपकी महफिल में शरीक हो सकता हूँ? हफीज़ पेंटर और माशूक अली फ़ोटोग्राफ़र बैक वक्त बोले, हाँ हाँ, तशरीफ़ रखिए। मुबारक ने कहा, सर आंखों पर, यहाँ मेरे पास बैठिए। आप तो खुद बड़े मार्के के गाने वाले हैं, कुछ नोश फरमाइएगा। मुबारक की मुराद विस्की से थी, मगर जेंटलमैनों के ब्रश ने बड़ी शाइस्तगी से कहा, जी नहीं, मैं इस नेमत से महरूम हूँ। सबके इसरार पर उसने गाना शुरू किया। मियाँ की टोडी थी जो उसने ऐसी खुशी लहानी से गाई कि मज़े आ गए। उसके बाद उसने इजाज़त चाही। सब नशे में चूर थे, इसलिए उनको ये खबर नहीं थी कि बाहर ज़ोरों की बारिश हो रही है। लेकिन जब जेंटलमैनों के ब्रश ने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा, हजूर, बाहर बहुत बारिश हो रही है, कैसे जाइएगा? अब उसी ब्रश के होठों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। आप फिक्र न करें, अभी लाला जगत नारायण कंबल वाले की गाड़ी मुझे लेने के लिए आ जाएगी। आप अपना शगल जारी रखिए, शुक्रिया। ये कहकर उसने दुकान का फाटक नुमा दरवाज़ा बंद कर दिया। एक घंटे के बाद बारिश थमी तो महफिल बर्खास्त कर दी गई। बाहर निकलकर हमने देखा कि कोई आदमी बदरो में औंधा गिरा पड़ा है। मैंने गौर से देखा तो चिल्लाया, अरे ये तो वही जेंटलमैनों का ब्रश है। हफीज़ ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा, जेंटलमैनों की ऐसी तैसी, चलो अपने अपने घर। सब ने इस फैसले पर साथ किया। जब वो चले गए तो थोड़ी देर के बाद वो शख्स जो बेदाग काली अचकन पहनता था और रऊसा के कोट साफ किया करता है, होश में आया। उसकी अचकन कीचड़ से अटी हुई थी, मगर उसे साफ करने वाला कोई नहीं था।